हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2020 से लेकर 2003 तक के सारे पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं। ये पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हम 2020 से लेकर 2003 तक के पूरे पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है आपने देखा होगा, अगर आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज देखी हैं तो उसमें आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले हमको उसके क्या देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने चाहिए, ठीक है, और उसका सिलेबस देखना चाहिए। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहां से हमको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिटेल में सिलेबस वहां से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये दूसरी सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे, 2020 से लेके 2003 तक के सारे पेपर्स डिस्कस करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस कौन कौन से फोकस एरिया है किसी भी सब्जेक्ट के जो आपको फोकस करने हैं। जैसे मान लो आप एमपीजी के पढ़ रहे हो, तो इन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एमपीजी के में से पूछे जाते हैं, जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है, इस वजह से सिलेबस मतलब उसमें से पहले वो SC ST एक्ट वगैरह आते थे, वो हट गए और काफी अब मतलब मैनेज्ड सिलेबस कर दिया है। पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। उन 10 यूनिट्स के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है, यूनिट वाइज प्रिपरेशन, डे वाइज प्रिपरेशन, कैसे आप टाइम टेबल बनाए, लास्ट 80 डेज की स्ट्रेटेजी, ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं एमपीपीएससी के लिए। तो ये आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, ठीक है। क्या नाम है, सिविल सिग्नल। इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है एमपीपीएससी नाम से, वहां पे ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी का पेपर 2020, ठीक है। ये सारे 2020 वाला पेपर जो आया था, देखो ये आपको फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देती हूँ। देखो फर्स्ट पूरे पेपर में GS1 का जो पेपर होता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं। हम क्या करेंगे, एक लेक्चर में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसको पार्ट 1, और फिर पार्ट 2 आएगा जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ ऑप्शंस नहीं टिक करेंगे, हम उसका थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। जैसे पन्ना के बारे में पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम, इससे आपको आइडिया मैं आपको बताती जाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके फॉर्म हो रहे हैं और आपको कौन से एरिया पे ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश फेमस फॉर दी विच मिनरल। ये जो क्वेश्चन है वो मिनरल एंड रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है एमपीजीके का, वहां से है। और पन्ना किसके लिए फेमस था, डायमंड के लिए फेमस है। पन्ना में डायमंड की माइंस है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर आता है ये, एमपी में ही आता है। क्लियर। इसके बारे में आप डिटेल में एमपीजीके में पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किसके साथ रिलेटेड है। तो चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो यमुना बेसिन के साथ रिलेटेड है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग सप्लाई प्रोवाइड करना, इरिगेशन पर्पस के साथ साथ इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी ये प्रोजेक्ट बनाया था, और फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी। जो एडजॉइनिंग एरिया है चंबल कैनाल इरिगेशन के, उसके एडजॉइनिंग एरिया में फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंट वेंचर है, किस किस का, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का क्या है, ये जॉइंट वेंचर, उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया है चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट को। यमुना बेसिन में ये बनाया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए, और ये जो पार्टनरशिप है स्टेट गवर्नमेंट की, 50-50 पार्टनरशिप है, 50 राजस्थान की और 50 मध्य प्रदेश की है। क्लियर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो थर्ड का ऑप्शन है बी नंबर का, ये चंबल रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वो चंबल वैली डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है। ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें 33 मेगावाट और टोटल जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, 60,000 किलोवाट पावर है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1964 में, और कमीशन कब से किया गया था, 1973 से इसको कमीशन किया गया था, ठीक है। पावर प्लांट जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड ऑपरेटेड थ्रू द राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ये जो जवाहर सागर प्रोजेक्ट है वो किस गवर्नमेंट के अंदर आता है, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आता है, एमपी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश
इज। तो देखो मेन क्रॉप मध्य प्रदेश की क्या है, व्हीट। इस वजह से आपको मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग गेहूं की रोटियां खाते हुए दिखते हैं, जबकि साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहां पे गेहूं की रोटियां खाते हुए लोग नहीं दिखेंगे, वहां पे गेहूं की रोटी मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वहां पर गेहूं की उतनी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है, वहां राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए राइस की बनी हुई चीजें साउथ में ज्यादा खाई जाती हैं, जैसे कि इडली, सांभर, डोसा, ये सब राइस का बना होता है। क्लियर? तो मेन क्रॉप क्या है मध्य प्रदेश की? व्हीट है, ठीक है। व्हीट व्हीट क्या है, एक राबी सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप है, और ये हाईएस्ट एरिया जो है राबी क्रॉप के अंडर में आता है मध्य प्रदेश का। और व्हीट जो है अप्रोक्सीमेटली 50% जो है, जो पूरा स्टेट का टोटल इरिगेटेड एरिया है उसके 50% एरिया पे सिर्फ क्या उगाया जाता है, व्हीट उगाया जाता है। इसके जो मेजर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सीहोर है, बीना है, गुना है, होशंगाबाद है, हरदा है, अशोकनगर है। ये सारे मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप? मतलब कमर्शियल क्रॉप कौन सी नहीं है? तो बाजरा जो है वो कमर्शियल क्रॉप नहीं है। उसके अलावा देखो शुगर केन, कॉटन, बनाना, इन सबको हम सेल करके क्या करते हैं, कैश प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमको इससे कैश मिलता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। बाजरा लेकिन किसके लिए यूज किया जाता है? ये कमर्शियल क्रॉप की तरह यूज नहीं किया जाता, ये एज अ सीरियल की तरह ग्रो किया जाता है फार्मर्स के कंजम्पशन के लिए। अगर बचता है तो इसको क्या होता है, बेचा जाता है, लेकिन अदरवाइज ये क्या होता है, कंजम्पशन के लिए ही यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर क्या है, सीएम है, और यहाँ पर क्या है, हु बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो सीएम है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पीवी नरसिम्हा राव पहले जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश को ये बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर आता है हमारा मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई कहाँ के थे? तो ये बॉम्बे के थे, क्लियर। उसके अलावा फिर आता है सी पर एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा कहाँ के थे? कर्नाटक के थे, क्लियर। उसके बाद चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। और नरेंद्र मोदी को तो कौन नहीं जानता, वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो ए का सेकेंड अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, बी का फिफ्थ बॉम्बे, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला हो गया, डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, which of the following types of the judges can be appointed in the Supreme Court of India? तो पहला ऑप्शन है अडॉक जजेस और दूसरा होता है एडिशनल जजेस। तो देखो अडॉक जजेस का, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने अडॉक जजेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एडिशनल जज जैसा कुछ भी नहीं होता हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सेवेंथ का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। फर्स्ट ट्रू है, मतलब अडॉक जजेस तो होते हैं पर एडिशनल जज जैसी कोई चीज नहीं होती। अडॉक जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपॉइंट किए जाते हैं, पर यहाँ एडिशनल जज का कोई भी प्रोविजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 127, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी द, अगर देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी जज नहीं है या कोरम नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो उस केस में ये क्या कर सकते हैं, अडॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 127 के अंडर क्या कर सकते हैं हम, अडॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। किसके कॉन्सेंट से करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कॉन्सेंट से करेगा, क्लियर। समझ में आया? अडॉक जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises CPSE does not fall under the category of the Maharatna listed January 2020 by the Department of the Public Enterprises Government of India। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो अब कौन सी कंपनी जो है वो महारत्ना कंपनीज के अंदर में नहीं आती है? तो एट्थ का ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो कौन सी कंपनीज में आती है? नवरत्न कंपनी में आती है, ठीक है। बाकी जो तीन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL जिसको बोलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब किस में आती है? महारत्ना में आती है। किस में आती है? महारत्ना कंपनीज में आती है, क्लियर। चलिए नाइन्थ वाला ऑप्शन, ओके नाइन्थ क्वेश्चन है, द कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाय होम। जो कमिटी है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की, उसको कौन चेयर करता है? कौन को चेयर करता है? तो इसका आंसर है बी,
डेप्यूटी गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल जो कमिटी होती है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की, उसको को चेयर कौन करता है? डेप्यूटी गवर्नमेंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये दो लोग जो होते हैं उसको को चेयर करते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? ये क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करता है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, जो फोकस कर रहे हैं स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब ये क्या करेगा? पूरा असेसमेंट करेगा फाइनेंशियल सेक्टर का, ठीक है, जो मेनली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है? डिस्कशंस भी करता है, क्या स्टेटस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स का, मतलब क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड का, उसका भी क्या करता है? ये स्टेटस चेक करता रहता है, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी 2018 was effectively introduced by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, जो चीज न्यूज में रहती है ना उसकी डेट भी पूछी जा सकती है। जैसे ऑम्बड्समैन स्कीम जो थी एनबीएफसी 2018 वो कब से इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस की गई थी आरबीआई के थ्रू, तो उसकी डेट ही पूछ ली है। तो इसका आंसर होगा 23 फरवरी 2018 को ऑम्बड्समैन स्कीम जो थी वो स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और ये जो स्कीम थी वो किसके लिए? जो ग्रीवेंसेस हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड जो कस्टमर है, जिन्होंने डिपॉजिट लिया है या नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, उन सारे कस्टमर्स जो है उनके साथ क्या करेगी? इंटरफेस करने का काम करेगी। और इनका असेट साइज जो होगा वो कितना होगा? ₹100 करोड़ एंड अबव होना चाहिए। ₹100 करोड़ से ज्यादा इनका क्या होना चाहिए? असेट साइज होना चाहिए, ठीक है। चलो, इन फरवरी 2021 विच नेबर कंट्री फेस अ कू। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था उस टाइम पे न्यूज में था, क्योंकि म्यांमार में वहां पे कू चल रहा था, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आप थोड़ा करंट अफेयर अगर रेगुलर देखते हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन पता चल जाते हैं, ठीक है। तो 11th का आंसर क्या है? डी नंबर का है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में क्या हुआ था? मिलिट्री ने क्या कर दिया था? कू कर दिया था। समझ में आया? कू करता मतलब तख्ता पलट कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज सिचुएटेड। इससे पता चलता है कि हमसे हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं ओलंपिक कमिटी के या फिर एशियन गेम्स के। तो इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमिटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा था, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, लुजाने है, वहां पर क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। क्लियर? अब देखो, लौसाने कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में आता है, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड में आता है लौसाने, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ये कब स्टैब्लिश की गई थी? तो जून 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये क्या करता है? ये गार्जियन है ओलंपिक गेम्स का। और इसकी मेन गवर्निंग बॉडी जो है वो है नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। नेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो इसकी मेन बॉडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। किसने इंडिविजुअली ओलंपिक मेडल को जीता था? तो ये थी मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी जो थे पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इंडिविजुअली मतलब अकेले ओलंपिक मेडल जीता था। उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। क्यों मिला था? 54 kg की जो वेट लिफ्टिंग थी उसमें उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और ये जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सिडनी में हुआ था, ठीक है। सिडनी कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में आता है, और 2000 में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था वो थी साइना नेहवाल, ठीक है। साइना नेहवाल को भी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। क्लियर? वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल उन्होंने खेला था लंदन ओलंपिक्स में 2012 में। उसके बाद 2016 का तो सब लोगों को याद होगा, पीवी सिंधु को मिला था। और इनको क्या मिला था? सिल्वर मॉडल मिला था। कौन सा मॉडल मिला था? सिल्वर मॉडल मिला था। तो आपको तीनों याद रखने हैं, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को 2000 में मिला था, सिडनी ओलंपिक्स में मिला था। फिर साइना नेहवाल को 2012 में मिला था बैडमिंटन सिंगल के लिए। फिर पीवी सिंधु को 2016 में मिला था, रियो डी जेनेरियो में मिला था, ठीक है। ये भी वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल में ही इनको मिला था। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों वुमेन का बैडमिंटन सिंगल देखती खेलती है। तो 2012 में साइना को मिला था, 2016 में पीवी सिंधु को मिला था, और 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14,
विच इज द हाइएस्ट अवार्ड गिवन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू द स्पोर्ट्स कोचेज मेंशन्ड बिलो। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था, जिसने थोड़ा भी एमपीजी के पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि जो विश्वामित्र अवार्ड है वो कोचेज को दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन टफ तब होता है जब पूछा जाता है कि 2020 का विश्वामित्र अवार्ड किसको दिया जाता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो कि अवार्ड मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। जो भी एमिनेंट कोचेज होते हैं, जिसने कोई मतलब कोचिंग दी होती है कुछ किसी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को, उसके लिए दिया जाता है। विश्वामित्र अवार्ड का प्राइज मनी भी पूछा जाता है, ये होता है 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश आर्चरी अकेडमी स्टैब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड द यूथ वेलफेयर इज सिचुएटेड इन। देखो, ये पूछी जाती है कौन सी एकेडमी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, तो ये वाले आपको बुक में आपको जब एमपीपीएससी कराऊंगी उसमें जहाँ पे भी आपको ये इंस्टीट्यूशंस लिखे हैं उनकी प्लेसेस आपको याद रखनी है कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है। इसका आंसर है सी, जबलपुर में है आर्चरी अकेडमी। मध्य प्रदेश की जो आर्चरी अकेडमी है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। और इसको स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था। ये स्टैब्लिश कब की गई थी, तो ये 2013 में स्टैब्लिश की गई थी। स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है। और ये ट्रेनिंग और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्चर्स होते हैं स्टेट के, उनको, मतलब स्टेट से कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो उनके लिए क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, it shall be the duty of the comptroller and auditor general to audit all the receipts which are payable into the consolidated fund of India. Second, the comptroller and auditor general shall have authority to audit and report on the accounts of the stores or the stocks kept in any office or the department of the union or a state. इसका आंसर होगा, दोनों करेक्ट है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कैग के बारे में जो है। देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो ड्यूटी होती है वो होती है ऑडिट करने की। वो सारी रिसीट्स को ऑडिट करता है जो पेबल होती है कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक और अथॉरिटी होती है कि वो ऑडिट करता है और रिपोर्ट करता है जो भी स्टोर और स्टॉक होते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट से रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों ही सही है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी में आप जब कैग के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी उसकी ड्यूटीज आती हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग। आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में जहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है वहाँ पे नीति आयोग स्पेशली मेंशन है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है कि ये किसको हटा के बना है, कब बना है, और इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, इवन ये क्वेश्चंस भी एमपीपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके जो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया। और इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, हमेशा प्राइम मिनिस्टर। अभी प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री मोदी। तो इसके प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रधानमंत्री मोदी। और ये कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ था। और अरविंद पनगड़िया ने कब से कब तक इसको सर्व किया था, 2015 से लेके 2017 तक इसको सर्व किया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड द नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये यूनिट 10 का क्वेश्चन है। यूनिट 10 में सारे कमीशंस के बारे में आपको दिया है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी कमिटी जो है वो आपको बताती है कि रिकमेंड करती है कि कौन चेयरपर्सन होना चाहिए और कौन मेंबर्स होने चाहिए। तो उसकी जो कमिटी होती है, पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, इसमें गवर्नर नहीं होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, स्पीकर भी होता है और होम मिनिस्टर भी होता है। ये तीनों होते हैं, पर गवर्नर उस कमेटी का मेंबर नहीं होता है। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन चेयरपर्सन होगा और कौन मेंबर्स होंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। क्लियर, समझ में आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड बाय एन एग्रीव्ड पर्सन बाय द डिसीजन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कितने दिनों में आप अपील कर सकते हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आया ना उसके अगेंस्ट में। तो कब तक कर सकते हो, 90 डेज। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी यूनिट 10 का ही क्वेश्चन है। इसमें आप और या फिर आप पॉलिटी का भी बोल सकते हैं, 90 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कि जो भी डिसीजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच लॉ
द स्टेट फूड कमीशन इज एस्टैब्लिश। कौन से लॉ के अंदर स्टेट फूड कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर स्टेट फूड कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये जो स्टेट फूड कमीशन है वो मध्य प्रदेश में कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर? चलो, इसी एक्ट के अंडर 2017 में एमपी में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हु वॉज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द भोपाल स्टेट? भोपाल स्टेट का ओरिजिनल फाउंडर क्या कौन है? तो ये है दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको हिस्ट्री देखो, ये जो पढ़नी है ना हिस्ट्री, ये अच्छे से पढ़नी है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। एमपी की हिस्ट्री में देखो, एमपी के हिस्ट्री के फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री के काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। तो इस वजह से हिस्ट्री के ऊपर कम, पॉलिटी के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना, और एमपी जीके के ऊपर आपको स्पेशली ज्यादा ध्यान देना होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 22। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द राजा वीर सिंह देव? वीर सिंह देव की कैपिटल क्या थी? तो इसका आंसर है गहोरा, ठीक है। गहोरा जो थी वो राजा वीर सिंह की कैपिटल थी। वो एक बुंदेला राजपूत चीफ थे और रूलर थे ओरछा किंगडम के, ठीक है। वीर सिंह देव जो थे उन्होंने, वो रिस्पॉन्सिबल थे अबुल फजल की मौत के लिए, ठीक है। तो जब आप एमपीजीके का हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें देखेंगे कि जो राजा वीर सिंह देव कहाँ के राजा थे? ये ओरछा के राजा थे, और इन्हीं ने क्या, किसका मर्डर कराया था? अबुल फजल का मर्डर कराया था सलीम के इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। सलीम कौन था? जहांगीर। जहांगीर के इंस्ट्रक्शन पे अबुल फजल का मर्डर किसने किया था? राजा वीर सिंह देव ने किया था, जो ओरछा के थे। अब इनकी कैपिटल क्या थी? गहोरा थी, ठीक है। आपने ये सब पढ़ा होता है, फिर इसकी कैपिटल क्या थी? ये गहोरा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। Who said that the victory of the Mandu was the key to the victory of the South? ये किसने बोला था? तो ये बोला था अमीर खुसरो ने बोला था, ठीक है। अमीर खुसरो का कहना था कि अगर आपने मांडू जीत लिया तो आप साउथ को भी जीत सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट था वो अमीर खुसरो ने दिया था, और अमीर खुसरो जो थे वो एक अच्छे पोइट और हिस्टोरियंस थे, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो मांडू के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में दिया था, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन पे था और ऐसे इंपॉर्टेंट किंगडम के टाइम पे था। इस वजह से उनको लगता था कि अगर ये आपने जीत लिया तो आप साउथ जीत सकते हो, ठीक है। अमीर खुसरो के टाइम पे उन्होंने बोला था। फिर 24th नंबर का क्वेश्चन है, भीम बेटिका को किसने डिस्कवर किया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर विष्णुधर बाकंकर, इन्होंने क्या किया था? भीम बेटिका को डिस्कवर किया था। क्लियर? भीम बेटिका फेम इन्होंने डिस्कवर किया था। हिस्टोरिकल केव्स कब डिस्कवर की गई थी? 1958 में। ये भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर में डिस्कवर की गई थी। इसमें से बहुत सारी जो केव्स है उसमें रॉक पेंटिंग्स है, मीजोलिथिक टाइम की, पेलियोलिथिक टाइम की और नियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन दी मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की मोस्ट कॉमन ट्राइब कौन सी है? तो है वो भील, ठीक है। भील जो है वो मोस्ट कॉमन ट्राइब है मध्य प्रदेश की। ये भील लोग कहाँ रहते हैं? धार, झाबुआ, खरगोन और रतलाम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा धार में रहते हैं, फिर झाबुआ में रहते हैं, फिर खरगोन में रहते हैं, और रतलाम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। 6 मिलियन भील्स जो है वो पूरे स्टेट में रहते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जियो का क्वेश्चन है कि ये ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और कंट्री और कॉन्टिनेंट का नाम दिया है। तो ये ज्योग्राफी में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि कहाँ पे कौन, ये ऐसे ओशन करंट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कहाँ वार्म ओशन करंट है, कहाँ कोल्ड ओशन करंट है, कौन से एरिया से। तो ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्लियर? चलिए, 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें स्टेपे जो है वो कहाँ पे आता है? स्टेपे ग्रासलैंड जो है वो रशिया में आता है। प्रेरीज कहाँ आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है। फेल्ट्स कहाँ पर आता है? साउथ अफ्रीका में आता है। और डाउन्स कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो देखो, पहले का क्या है? थर्ड 3-1 किस में आ रहा है? तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर द टीक फॉरेस्ट? तो कहाँ पे सबसे ज्यादा टीक फॉरेस्ट है? तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया जो है टीक फॉरेस्ट से कवर है। अदर और स्टेट्स भी हैं जिसमें टीक फॉरेस्ट है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, ठीक है, तमिलनाडु है,
केरल है और कर्नाटका है। यहाँ पे भी आपको टीक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा टीक फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आंशी नेशनल पार्क, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है। फिर है बलपक्रम नेशनल पार्क, ये मेघालय में आता है। फिर चंडोली नेशनल पार्क गुजरात में नहीं आता। चंडोली नेशनल पार्क कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ आता है? लद्दाख में आता है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है? सही है। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये वाला। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया आता है कि आपको स्टेट वाइज क्या देखने हैं, नेशनल पार्क्स भी देखने, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, तो इस टाइप के नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो ये आपको पता होगा जी। इसमें से आप एलिमिनेट करके भी बता सकते हो। अगर आपको पता है कि चंडोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में आता है, तो यही ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये भी नहीं पता है बलपक्रम कहाँ है या हेमिस कहाँ है, तो आप उससे भी क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द इंडियन मिनरल? कौन सा है, कौन सा प्लेट्यू है जिसको स्टोर हाउस बोलते हैं हम इंडियन मिनरल का? तो ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसको हम इंडियन मिनरल का स्टोर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे मेनली क्या क्या पाया जाता है? कोल पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड वेट। देखिए, कोल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा माइका, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारी लाइमस्टोन, ये सारे मिनरल्स जो है वो इस पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ से स्प्रेड है? ये झारखंड में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। इन सारे स्टेट्स में ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस वजह से झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आपको ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30, the statements are given below labeled as the assertion and the reason in the context of these two statements। दो स्टेटमेंट दिए, एक असर्शन है और एक रीजन है। तो पहले हम असर्शन पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो है वो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के, हैं या नहीं है? हाँ, तो भाई ये तो सही है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस होता है। फिर रीजन क्या है? यहाँ पे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल है, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है विंटर में, और 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है, जो कि व्हीट प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो ये भी रीजन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? both A and R are the true and the R is the correct explanation of the A। तो ये करेक्ट है, क्योंकि A वाला स्टेटमेंट जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है B वाला ऑप्शन, क्योंकि बीट प्रोड्यूसिंग के लिए आपको 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, और 75 सेंटीमीटर के अराउंड आपको रेनफॉल चाहिए होता है, तभी बीट प्रोडक्शन अच्छा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पद्मश्री, ये अभी इनको मिला था भूरीबाई को, पद्मश्री भूरीबाई फेमस फॉर, अब ये किसके लिए फेमस है? तो आपको जो भी पद्मश्री अवार्ड जिसको भी मिला है एमपी से, उनको याद रखना है। और इसका आंसर है पेंटिंग के लिए मिला है। पद्मश्री जो भूमि भूरीबाई थी वो किसके लिए फेमस थी? पेंटिंग के लिए फेमस थी, ट्राइबल पेंटिंग करती थी, ठीक है। और ये भील आर्ट में पेंटिंग किया करती थी, इस वजह से इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है पद्मश्री का। कौन सी ईयर में? 2021 में। इस वजह से क्वेश्चन है, करंट अफेयर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो आपको करंट अफेयर में अवार्ड्स एंड ओनर करने हैं, स्पोर्ट्स करना है, ठीक है। ये सारी दो चीजें करनी है। विक्रम अवार्ड्स कौन से हैं, विश्वामित्र अवार्ड कौन से हैं, अर्जुन अवार्ड कौन से हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, ये सारी चीजें आपको एमपी में याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कैलाश सत्यार्थी बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? किस डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था कैलाश सत्यार्थी? ठीक है, इनका जन्म हुआ था विदिशा, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये नोबल पीस अवार्डी थे, इनको नोबल पीस प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। कब मिला था? 2014 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। 11 जनवरी 1954 को विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने चाइल्ड राइट के लिए मूवमेंट किए, उनके एक्सप्लॉइटेशन से उनको बचाने के लिए मूवमेंट किए हैं इन्होंने। जैसे बचपन बचाओ आंदोलन किसने किया पूछा जाए, तो बचपन बचाओ आंदोलन किसने किया था? कैलाश सत्यार्थी ने किया था, ठीक है। तो बच्चों के लिए इन्होंने काम किया है। कैलाश सत्यार्थी की एक चिल्ड्रंस फाउंडेशन भी है, ग्लोबल कैंपेन भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको याद रखना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये करंट का ही न्यूज था, जुलाई 2020 में एशिया का सबसे बड़ा
जुलाई 2020 में एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट स्टैब्लिश किया गया है रीवा मध्य प्रदेश में। ये जो सोलार प्लांट था उसमें अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, और ये जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश का और ऊर्जा विकास लिमिटेड का एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीन तीन का जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश का, ऊर्जा विकास लिमिटेड का और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, इन तीनों का जॉइंट वेंचर है और अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 34, द पंगपुरी नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन पार्क। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मिजोरम में सिचुएटेड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बोलते हैं। ये नेशनल पार्क जो है वहाँ पे बहुत सारी वेराइटी के फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं, जिसमें से क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, फिर माउंटेन गोट हो गया, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का सी वाला, सॉरी, इन February 2021 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स विच सेंटेनरी सेलिब्रेशन। ठीक है, कौन सा सेंटेनरी सेलिब्रेशन किया गया था 2021 में फैब में, तो 100 साल हो गए थे चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन किया गया था, क्योंकि February 1921 में, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, February 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, तब एक चोरी चोरा नामक प्लेस पे क्या हो गया था, पुलिस वालों ने गन फायरिंग कर दी थी प्रोटेस्टर पे, तो प्रोटेस्टर्स ने गुस्सा होकर पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उस दिन चोरी चोरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाया गया, क्योंकि उस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉल कर लिया था। क्लियर, तो ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसको 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी जो सैलरी होती है वो किसके इक्वल होती है, सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की इक्वल होती है। फिर जो टर्म होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो कितना होता है, 6 ईयर्स हो सकता है या फिर 65 ईयर्स होता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन हिज ऑफिस। तो इलेक्शन कमिश्नर कभी भी किसको रिजाइन कर सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, तो कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है, कि जो सैलरी होती है वो दोनों की इक्वल होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कितनी होती है, 2,50,000 होती है। कितनी होती है, 2,50,000 इसकी सैलरी होती है पर मंथ। और जो चीफ कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये कुछ भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इतना लिस्ट में हम लोग नहीं याद रखते हैं कौन सी लिस्ट में कौन सी नंबर की एंट्री है, तो इसको आप मतलब अगर आपका तुक्का सही लग जाए तो सही है। इसका वैसे आंसर है सी नंबर का, लिस्ट 2 एंट्री नंबर 37 में। अब देखो लिस्ट 2 तो आप गैस कर सकते हो, क्योंकि पहली लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी जो है कॉन्करेंट लिस्ट है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्या होगा, ये 50-50 चांसेस है, या तो बी होगा या तो सी होगा, तो इसमें से आप जो गैस कर पाएंगे वो होगा सही आंसर। अब ये वाला जो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने 27 भी लगा दिया, क्योंकि यार एंट्री नंबर कौन याद रखता है। क्वेश्चन नंबर 38, द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन कब बना था, तो 1 फरवरी 1994 को जो है मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। ये 15 फरवरी से एग्जिस्टेंस में आया था, और एनबी लोहानी जो थे वो इसके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। कौन थे, एनबी लोहानी। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश का। तो याद रखना है 1 फरवरी 1994 को ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और एनबी लोहानी जो थे वो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी स्टैब्लिश फॉर 2 और मोर स्टेट। मतलब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए स्टैब्लिश की जाती है इफ
रिस्पेक्टेड स्टेट्स एग्री इन दिस रिगार्ड, हाँ सही बात है। पार्लियामेंट अपॉइंट्स जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द लॉ, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही होगा? दोनों सही है। अगर दोनों स्टेट एग्री है तो भी बना सकते हैं, और पार्लियामेंट अगर अपॉइंट करती है तो भी ये सब बनाया जा सकता है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 40 का क्वेश्चन क्या है? अंडर विच प्रोविजन द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। देख रहे हैं आप, यूनिट 10 के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, आपको सारे कमीशन जो है वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो किस प्रोविजन के अंदर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो इसका ऑप्शन है राइट है, वो है बी ऑप्शन, सेक्शन 118 का क्लॉज 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर में आया था, ठीक है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 118 थर्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द नेशनल पोइट बालकवि बैरागी। बालकवि बैरागी का जो रियल नेम है वो क्या है? तो उनका रियल नेम था बाल किशन दास, ठीक है। बाल किशन दास जो था वो बालकवि बैरागी का रियल नेम था, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मनासा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1931 में, ठीक है। 1931 में मनासा डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने बहुत सारी हिंदी में बहुत सारी पोएम्स और हिंदी मूवीज के टाइटल्स को लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 42। In which city of Madhya Pradesh the परिक्रमा of 7 sea and 9 नारायण and the 84 महादेव्स completed? ठीक है, कहाँ पे 7 समुद्र की, 9 नारायण की और 84 महादेव, 84 महादेव की परिक्रमा कंप्लीट होती है? तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ये है उज्जैन, क्योंकि उज्जैन में है महाकालेश्वर और वहीं पे सारे धाम आपके जो है वो कंप्लीट होते हैं, ऐसा माना जाता है इंडिया में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, और मध्य प्रदेश में ही क्या होता है, ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और उसके अलावा कुंभ का मेला जो है हर 12 साल में भी कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43। द पोइट ऑफ द किंग भोज हु एक्सेप्टेड द जैनिज्म। कौन सा पोइट था किंग भोज का जिसने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था? तो इसका आंसर है धनपाल, ठीक है। धनपाल जो था वो पोइट था किंग भोज के टाइम पे, और उसने जैनिज्म को क्या किया था? जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 44। इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द सांची। सांची का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन नेम क्या है? तो इसका आंसर है ये ककड़म। ककड़म जो है इसका नाम है, या इसको ककड़ा दा भोता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ककड़ा दा भोटा भी इसका नाम है। देखो लिख देती हूँ, ककड़ा दा भोटा, ये आपको बुक में मिल जाएगा एमपीजे की ये नाम है, या फिर ककड़म, ये दोनों एमपीपीएससी के, ओ एमपीपीएससी बोल रही हूँ, सांची के जो है वो पुराने नाम है, ठीक है। बेस नगरी कहाँ का है? तो विदिशा का है। दशपुरा कहाँ का है? और बेत्रावती कहाँ का है? ये सारे आपको ओल्ड नेम जो है वो एमपीजीके में आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ द तात्या भील। तात्या भील का जो एक्चुअल नेम था वो क्या था? तो ए ऑब्वियसली तात्या था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या जो थे वो अपने तात्या भील या तात्या मामा के नाम से भी जाना जाता था, इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रेट हीरो की तरफ इमर्ज होकर आए थे पूरे लोगों के लिए, और इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, इसलिए इनको बहुत ज्यादा माना जाता है तात्या भील के नाम से या तात्या मामा के नाम से। अब क्वेश्चन नंबर 46। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड आर। क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये साइंस का क्वेश्चन है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं जेनेटिक कोड के? तो पहला ऑप्शन है इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, ठीक है। ऑब्वियसली जेनेटिक कोड जो होता है वो ऑलवेज यूनिवर्सल होता है। सेकेंड है इट इज अ ट्रिपलेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड करस्पॉन्डिंग टू द 20 अमीनो एसिड, ये भी करेक्ट, भी सही है। थर्ड इट इज अ नॉन ओवरलैपिंग नॉन एम्बिगुअस एंड द कॉमन कॉमालेस, ठीक है, ये भी सही है थर्ड वाला। इट हैज स्टार्ट एंड द स्टॉप कोडून, ये भी सही है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूनिट 7 का है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ठीक है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये न्यूज में था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर का। क्लियर?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड, कहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी का सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है पुणे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। कोविड की वजह से काफी न्यूज में था, वायरस की रिसर्च करता था। ये स्टैब्लिश किया गया था 1952 में, स्टैब्लिश किया गया था। तब इसका नाम था वायरस रिसर्च सेंटर, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी रख दिया था। ठीक है, और ये किसने बनाया था? ये मेजर इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का मेन इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, पुणे में स्टैब्लिश्ड है। Question number 48. The task force of the blue economy for the sustainable development is a collaboration between India and which country? Blue economy मतलब aquatic economy से related जो टास्क फोर्स था उसमें इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया था? तो नॉर्वे के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने क्या किया था? ब्लू इकोनॉमी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बात की थी। ये बायलेटरल कोलैबोरेशन था इंडिया और नॉर्वे के बीच में। ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आईआर का क्वेश्चन है जो न्यूज में रहा था उस टाइम पे, इस वजह से ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 49, द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप फ्रॉम द क्रॉस ऑफ द नीलम एंड अल्फोंसो। नीलम और अल्फोंसो को अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो कौन सा मैंगो का वेराइटी बनता है? तो वो है रत्ना आम। ठीक है, रत्ना आम जो है वो मैंगो डेवलप किया जाता है नीलम और अल्फोंसो की क्रॉस ब्रीडिंग करके। ये हाई यील्डिंग मैंगो वेराइटी है जो इसके टेस्ट के लिए और टेक्सचर के लिए फेमस है, और ये मेनली कहाँ पे ग्रो की जाती है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में ग्रो की जाती है। ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं जहाँ पे ये ग्रो की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन ऑफ एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन? नेशनल हेल्थ मिशन की जननी सुरक्षा योजना जो है वो उसका मेन एम क्या है? तो इसका आंसर है रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड द न्यूनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, मेन एम जो था जननी सुरक्षा योजना का वो यही था। देखो यही ऑप्शन सही दिख रहा है, जननी सुरक्षा योजना मतलब माता से रिलेटेड है, तो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को खत्म करने के लिए ये किया गया है। नेशनल मिशन हेल्थ मिशन के अंदर जननी सुरक्षा योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब ये क्या करता है? मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब जब बच्चा होने वाला होता है तब माँ की डेथ हो जाती है, तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। न्यूनेटल मतलब क्या होता है? जब बच्चा पैदा हुआ है उसकी डेथ को न्यूनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 100 ये पूरी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल फंडिंग देगी, और ये कब लॉन्च की गई थी? 2005 में लॉन्च की गई थी। और ये क्या करता है? कैश असिस्टेंस देता है डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए, मतलब डिलीवरी हो जाती है उस टाइम केयर के लिए, और डिलीवरी के बाद जो पोस्ट डिलीवरी केयर होती है उन दोनों में ही ये क्या करता है? कैश असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। समझ में आया? तो देखिए ये 2020 का पेपर, इसके हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इस वजह से लास्ट जो 50 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एमपीपीएससी से रिलेटेड और भी कोई आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने हैं, या फिर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है लास्ट 80 डेज में, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज और डेट वाइज आप कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने वहां पे वीडियो बना रखे हैं, सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एमपीपीएससी 2022 के नाम से। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।